हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे आनुवांशिकता, जो कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम लोग सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से कर पाएँ। शब्दों को पकड़ना होगा जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँ। ठीक है, तो अब भी हम लोग देखते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का स्थानांतरण या फिर हम कह लें ट्रांसफ़र के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि बाबा के लक्षण जो है ना पापा में आए, पापा से लक्षण जो है ना वो आप में आए, ठीक है, आपके जो लक्षण हैं वो आपके बच्चों में जाएंगे। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आनुवांशिकता कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं वंशागति। अच्छा, कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो इस सेम तो नहीं होते हैं दोनों की सारी आदतें, तो कुछ उसमें क्या होते हैं? भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो वंशागत एवं भिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो उसमें वंशागति और उनमें जो अंतर होते हैं, दो संतानों में, एक ही पेरेंट्स की दो संतानों में जो अंतर पाए जा रहे हैं, उन दोनों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? विज्ञान की वह शाखा जहाँ वंशानुगत एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, एक ही पेरेंट्स की दो संतानों में जो अंतर पाए जा रहे हैं, यानी कि उनमें दोनों में क्या पाई जा रही हैं? विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। उन दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। क्लियर हुआ? जहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है उसको हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। लक्षण जा रहे हैं लेकिन फिर भी जो जा रहे हैं उनमें भी अंतर पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? यानी कि वंशानुगत और विभिन्नताओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहेंगे। जो आनुवांशिकी है इसका आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम पता है किसने दिया था? जो आनुवांशिकी शब्द है सर्वप्रथम आपका किसने दिया था? डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। किसने क्या दिया था? शब्द, ठीक है। लेकिन इसका जनक किसको कहा गया? जनक देखते हैं। जनक जो है ना वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आपके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। क्लियर हुआ? शब्द देने वाले कौन थे? डब्ल्यू वेटसन थे। बार बार देख लीजिएगा। और जनक किसको कहा गया? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोज की थी, लेकिन इन्होंने जब खोज की थी तो इन्होंने इसको क्या कहा था? कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कारक। अब आइए देखते हैं गुणसूत्र व जीन। गुणसूत्र और जीन क्या होते हैं? यह जो है ना जीन वंशागत के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। यह गुणसूत्रों के एक नियत स्थान पर पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्रों में अपनी अपनी जगह पे सारे जीन पाए जाते हैं। और जो गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके नाभिक के अंदर होते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। जो आपकी आरबीसी जो होती है उसको छोड़ के बाद बाकी सभी कोशिकाओं के नाभिक के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। सभी कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर नाभिक में ये क्या पाए जा रहे हैं? आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र जो है ना वो अपने एक नियत स्थान पर पाए जाते हैं, जो कि जीन, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े अगर इनके कर दिए जाएं तो वो जीन कहलाएंगे आपके। क्लियर हुआ? जैसे गुणसूत्र का ये इतना खंड काट लिया जाए, ठीक है, इतना खंड काटने के यहाँ से यहाँ तक ये इतना खंड जब हम काटते हैं तो ये एक क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। और ये जीन जो है ना अपना एक अलग लक्षण छोड़ेगा। ये जो जीन है ना वो अपना एक अलग लक्षण प्रदर्शित करेगा, जो क्या करेगा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ऐसे ही जीन ट्रांसफ़र होंगे तो लक्षण बनते रहते हैं। और हाँ, जीनों की जो संख्या होती है, जीन की संख्या निश्चित होती है।
कैसी होती है? निश्चित पाई जाती है। ये नहीं कि किसी में कितने, जैसे मानव में टोटल गुणसूत्र कितने हैं? मानव में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? कमेंट में बताओ जल्दी से। 46 है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें आपके 22 जोड़ी, ठीक है, यहाँ पे 23 जोड़ी। क्लियर हुआ? तो और 1 जोड़ी 2 भागों में बटे होते हैं। जो 22 होते हैं वो आपके ऑटोसोमल होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोसोमल होते हैं। ऑटोसोम, ठीक है। और जो 1 जोड़ी होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्लियर हुआ? टोटल कितने पाए जा रहे हैं? 46 पाए जा रहे हैं। जोड़ी की अगर हम बात करें तो 23 हो गया। ये 2 प्रकार से होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और जो 1 जोड़ी होते हैं वो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। यही लिंग गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है, लड़का होगा या फिर लड़की होगा। क्लियर हुआ? तो आइए ये देख लेते हैं लिंग गुणसूत्रों का निर्धारण। ये आपकी हो गई मेल और ये आपकी हो गई फीमेल। इसका बनेगा आपका 44 प्लस एक्स एक्स। यहाँ पे होगा आपका एक्स वाई, यहाँ पे आपका होगा एक्स एक्स। क्लियर हुआ? ये जो है ना, ये आपका लिंग गुणसूत्र है, और ये 44 जो है ना वो आपके ऑटोसोम गुणसूत्र हैं। यहाँ से क्लियर हुआ? अब इनका संलयन कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है, उसको देखते हैं। तो इसमें एक माँ का जाता है, एक पिता का जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हाफ हाफ कर देंगे। तो जब इसको हाफ हाफ करेंगे तो ये 22 प्लस एक्स और 22 प्लस। क्लियर हुआ इतना? तो जब हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं तो फिर देखिए कैसे बनता है। ओके, 22 जो है ना वो आपका 44 को डिवाइड कर दिया तो 22 एक्स एक इधर आ गया, वाई इधर आ गया। वही सेम यहाँ पे हुआ, 22 यहाँ पे आ गया, एक्स इधर आ गया। ये ऑटोसोम है आपके और ये लिंग गुणसूत्र है। वही यहाँ पे आधे ऑटोसोम आ गए और एक लिंग गुणसूत्र हो गया। दोनों को क्या कर दिया? बांट दिया, क्योंकि आपके पास जोड़ी में थे ना, तो एक जोड़ी थे तो एक जोड़ी में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एन और एन, ठीक है। टोटल हमारे होते हैं 2n, तो 2n को जब हम बांटेंगे तो n और n हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो जब हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं तो क्यों होता है? क्योंकि एक जब माँ का, क्योंकि अगली संतान बनेगी तो उसमें भी तो 46 ही होंगे, है ना। तो इनका क्या हो जाता है? डिवीज़न हो जाता है। ये समसूत्री विभाजन से क्या होते हैं? ये आधे आधे हो जाते हैं। तो इसका जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो जब हम लोग एक इधर से और इधर से, तो यहाँ पे 22 तो हमारा आएगा ही आएगा, तो वहाँ पे हमारा एक एक्स आ जाएगा और एक ये वाला एक्स आ जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे जाके, ठीक है। प्लस 22 प्लस 22, ठीक है। क्लियर हुआ? अब वहीं पे अगर हम किसके साथ कराते हैं? इसके साथ भी करा दिया एक बार, ये वाला गुणसूत्र लेके आ जाएगा, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। 22 प्लस 22 और प्लस कितना हो जाएगा? एक्स और प्लस एक्स, सॉरी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब जब हम इसका ना इसके साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा 22 प्लस 22, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? प्लस क्या आ जाएगा?
एक्स आ जाएगा, ठीक है। बाई मिस्टेक वो 2 लिख गया था, ठीक है। अब जब हम इसके साथ कराएंगे तो सेम कंडीशन यही बनेगी ना, क्या बनेगी, 22 + 22 प्लस एक्स और प्लस वाई। बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या बन गया, लड़की बन गई, ये लड़की बन गई, क्या बन गई, लड़की बन गई, लड़की, और ये लड़का और ये लड़का, क्योंकि इनके पास क्या है, वाई है। यहाँ पे क्या था, वाई था, यहाँ पे क्या था, एक्स था। तो एक्स एक्स वाले लड़की हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बॉय और ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये समझ में आता है कि आप समझ में आया कि भिन्नताएं कैसे आई। भिन्नताएं ऐसे आई कि पापा वही, ठीक है। इनके 2 गुणसूत्र जो जब जीनों को अलग अलग किया, जब जीन अलग अलग होते हैं तो उसको हम लोग एलील बोलते हैं। जब एलील अलग अलग, जब एलील बने तो एलील ने क्या किया, जब बाई जा रहा है तो तो क्या हो रहा है, लड़का बन रहा है। जब एक्स जा रहा है तो लड़की बन रही है। क्लियर हुआ? वहीं पे ऐसे ही ऑटोसोमल में भी क्या होता है, ऑटोसोम में भी यही होता है कि जब दोनों जीन डिफरेंट होंगे तो कभी माँ के लक्षण आ जाते हैं और कभी पिता के आ जाते हैं। कुछ बच्चों में माँ की क्वालिटी आती है और कुछ में क्या होते हैं, पिता की क्वालिटी आती है। इसी से इसमें क्या हो जाती हैं, भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। क्लियर हुआ? ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी और आपको समझ में आता रहेगा। थैंक यू सो मच।